This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव वायर इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। नाज़रीन, मेरे नाम के साथ जुड़े इस टाइटल से ये गलत फहमी में ना आए कि तिब का शोबा छोड़कर मैं होस्टिंग के शोबे में आ गया। मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में तालीम तदरीस से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस नाते इंटरनेशनल मार्केटिंग में डॉक्टरेट के नाते मेरे टाइटल के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आज मैं ये प्रोग्राम अपने से पहले जो साहब करते थे उनकी तरह तो डेफिनेटली मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तो बिल्कुल तफ़ल मकतब हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोग मायूस ना हों। आज मेरी पहली प्रोग्राम में मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उन्होंने जब मुझे अपना कार्ड दिया तो मैंने उनको कार्ड वापस कर दिया कि आपका कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपकी शक्ल ही एक तारुफ़ है, न सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब। मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब निशान इम्तियाज़ रेसिपिएंट हैं और आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के। बड़े नायब सर, खुशामदीद इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आपके मालूमात से हमारे देखने वाले नाजरीन बहुत फैज़याब होंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। तो ज़ाहिद साहब, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ओवरऑल सिनेरियो ऑफ इकनॉमिक सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान जो आज का हमारा मेन फोकस पॉइंट रहेगा। सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि मैं आपसे सवाल जो करूं तो उससे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ओवरऑल, नॉट एज अ कराची सिटीजन, नॉट एज अ सिंध सिटीजन, एज पाकिस्तानी, हाउ फार यू आर सेटिस्फाइड विद फेडरल बजट? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बीइंग ए पाकिस्तानी जी, हम इस बजट को कैसा समझते हैं, कैसे देखते हैं और कैसा महसूस करते हैं। डेफिनेटली कि बजट जो होते हैं वो किसी मुल्क के लिए उसका जो मीज़ानिया होता है और उसमें उसकी डायरेक्शन होती है कि आपने किस तरह परफॉर्म करना है और किस तरह आपके ऑब्जेक्टिव्स को आपने अचीव करना है। तो क्योंकि दुनिया जो है वो आजकल मुआशी जो भी उनकी होती है कमांड, उससे ही चल रही है। तो पाकिस्तान में समझता हूँ कि जो इस वक्त बजट इन्होंने पेश किया है, बहुत सारी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों ने इसको मायूसकुन करार दिया है जी। ठीक, बहुत सारे लोगों ने इसको कहा है कि इसमें बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं इसको, या हमारा पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम, कुछ थोड़ा सा इसको इस अंदाज में देखते हैं, कतई नज़र हमारी सियासी ज़रूरियात के, कि नून लीग जिस वक्त हुकूमत में आई थी आज से 3 साल पहले, 3 बजट वो दे चुके, ये चौथा था उनका। तो जिस वक्त वो हुकूमत में आए थे तो उस वक्त उनको ये मुल्क जो मिला था वो 1% GDP के लगभग ये मुल्क उनको मिला था और दिवालिया होने के करीब ये मईशत उनको मिली थी और हमारे फॉरेन रिजर्व जो थे वो कुछ 6-6.5 अरब डॉलर के थे। आज हम 3 साल के ट्रैवल के बाद जब हम देखते हैं सिचुएशन, तो हमारा जो GDP है वो 4.7 हो गया। आल्दो के टारगेट 5.5 था, लेकिन वो 4.7 हो गया है। इसी तरीके से हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 21 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। स्टॉक मार्केट जो हमारी उस वक्त 6-7 हज़ार पॉइंट्स पे थी, वो आज को 30,000-32,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है। तो एनर्जी का जो क्राइसिस था उस वक्त शहरों में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, जो कि अब तकरीबन 6 घंटे पे आ चुकी है। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल लोड शेडिंग जो थी उस वक्त वो भी 18 घंटे की थी, जो कि अब इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये इस गवर्नमेंट की हम ये कह सकते हैं कि जी अचीवमेंट्स उतनी नहीं हैं जितनी हम चाहते हैं, और ये तो कभी भी नहीं होता कि जो आप चाहते हैं हर चीज़ उतनी ही हो जाए, और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है। तो इस पाकिस्तानी कौम तो मुतमईन हो जाएगी अगर उसको ये सबूत मिल जाए कि अगर पूरा टारगेट अचीव नहीं किया, लेकिन टारगेट की तरफ पहला कदम, दूसरा कदम उठ चुका है और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर 100% हासिल नहीं किया, 80% किया, तो कौम तो मुतमईन हो जाएगी कि डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि ये डायनामिक्स चेंज हो जाती है। आज से जब हमारी ज़रूरियात जो थी आज से 3 साल पहले, तो हम कहते थे कि जी अगर 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 12 घंटे भी हो जाए तो हम कबूल कर लेंगे जी। ठीक, आज लोड शेडिंग 6 घंटे की है तो भी हम कहते हैं भाई लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई। ठीक है।
तो इसलिए ये सोचें, मुआशरे की तब्दील होती रहती हैं और टारगेट्स तब्दील होते रहते हैं, गोल्स तब्दील होते रहते हैं। तो लिहाजा आज हमारा गोल जो है, उस वक्त का गोल हमारा ये था कि जी लोड शेडिंग 2 घंटे भी कम हो जाए तो अल्लाह बेहतरी करेगा। अब हम कहते हैं 6 घंटे की भी क्यों है, ठीक है ना। तो अब हमारे टारगेट्स और जो हैं वो सख्त हो गए हैं और स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। अच्छा, और होने चाहिए क्योंकि कौम इसी तरह तरक्की करती है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, 3 साल पहले वाले पर्सपेक्टिव में, तो यकीनन हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं और आपके बकौल हमने कोई 80% अचीवमेंट्स कर ली हैं, ठीक है। और अगले 1-2 साल में हमारा बिजली का क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी का क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे मोटरवेज बन रहे हैं, 45-46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना की जो आ रही है, CPEC। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम के लिए, अगर 3 साल पहले देखें तो बड़ी मायूस कुन सिचुएशन थी, आज अगर हम देखते हैं तो बड़ी प्रॉमिसिंग सिचुएशन है। इस बैकड्रॉप में अगर हम बजट का जायज़ा लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बजट जो आया है वो 3 साल पहले जो गवर्नमेंट ने अपने लिए एक लाइन और एक डायरेक्शन सेट की थी, ये उसकी कंटिन्यूटी है, ठीक है। एक सेकंड, ये उसकी कंटिन्यूटी है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया और अच्छी पॉलिसियाँ अडॉप्ट की, इसलिए इनको कंटिन्यू कहना चाहिए, ये उनकी कंटिन्यूटी है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये रवायती बजट है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आज के गोल्स, आज की डायरेक्शन, आज की रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये 6 घंटे की लोड शेडिंग भी क्यों है। तो उस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो दोस्त कहते हैं कि ये मायूस कुन बजट है, तो उनकी बात भी समझ में आती है। तो लिहाजा अब ये बजट मैं समझता हूँ एक डायरेक्शनल बजट है और इंशाल्लाह 1-2 साल में हमारे ये प्रॉब्लम जो हैं ये भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। ज़ाहिर साहब, एक आपने इस जवाब के दौरान एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैं समझता हूँ कि ये मेरी की नाहिली थी कि मैंने इसको अपने पॉइंट्स में शामिल नहीं किया। CPEC, जो मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है और हम कुछ अपने देखिए ना, हमारा ताल्लुक़ कोई वज़ारत ख़ारजा से नहीं है, हम डिसीजन मेकर नहीं है, हम पॉलिसी मेकर नहीं है, हम तो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। तो हम वो देख रहे हैं कि जो हमारे सामने चीज़ नज़र आ रही है। आपने दौरान जवाब एक बात ये कही थी कि फ़ॉरेन रेमिटेंस हमारे बढ़ गए हैं। तो सर, फ़ॉरेन रेमिटेंस तो एक तवील अरसे से 25 साल से 30 साल से हमारे लोग जो बाहर नौकरी पे, हमारे भाई लोग जो जा रहे हैं, वो वहाँ से होम रेमिटेंस करते हैं। और ये बाहर जाना, हमारा ब्रेन ड्रेन होना, ये कोई बहुत अच्छी साइन तो नहीं है कि लोग अपने मुल्क में मुतमईन नहीं हैं तब बेहतर माशी मुस्तकबिल की खातिर बाहर जा रहे हैं। तो वो लोगों की तादाद बढ़ रही है तो होम रेमिटेंस बढ़ रहा है। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को तो आप क्रेडिट नहीं दे सकते कि इसके दौरान ये होम रेमिटेंस में इजाफा हुआ। देखें, कल को लोग और जाएंगे और कल को किसी और की हुकूमत रहेगी तो वो क्रेडिट लेते रहेंगे कि देखो उनके दौर में इतना होम रेमिटेंस था, हमारे दौर में इतना है। अरे ज़्यादा लोग भागे मुल्क से, तो कि आपका ये क्रेडिट है ये जी? इसको आप क्या समझते हैं? जी देखें, बात ये है, मेरा नहीं ख्याल कि ये ब्रेन ड्रेन है, ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि इफरादी क़ुव्वत की एक्सपोर्ट जो है जी, वो इंडिया भी कर रहा है और इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। 1.25 अरब की आबादी का मुल्क, 20 करोड़ की आबादी से मुकाबला। मैं गुजारिश करूँ आपसे कि देखें, बात यह है, एक तो पहलू इसका ये है कि लोग अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, और बाहर जाके और बाहर से पैसे अपने मुल्क भिजवाते हैं। एक तो सिंपल उसका फेस ऑफ इट तो पहलू ये है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ से प्लम्बर, बावर्ची, ड्राइवर और इस तरह के जो लोग हैं जो फ़नी महारत रखते हैं, वो इस तरह के लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सपोज़ हमारे डॉक्टर्स भी बाहर हैं, हमारे इंजीनियर्स भी बाहर हैं। सऊदी अरब की जो इलेक्ट्रिक कंपनी का जो CEO था वो पाकिस्तानी था, और इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं। सिर्फ अमेरिका में एक एसोसिएशन है अपना, APPNA, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन नॉर्थ अमेरिका जी। सर, आज से 3 साल पहले 20,000 से ज़्यादा उसके मेंबर्स थे जी। यानी कितने डॉक्टर्स, मतलब 20,000 का मतलब है कि 40,000 तो वो होंगे जो मेंबर्स नहीं है जी। तो इतने डॉक्टर्स हैं और बड़े टॉप लेवल के लोग हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली तो पाकिस्तानी डॉक्टर ने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का ऑपरेशन किया है, सही है। तो उस लेवल के हैं, तो क्या हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई स्केर्सिटी है और हमारे यहाँ नापेद हो गए हैं या हमारे यहाँ नहीं है जी। हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी काम चल रहा है, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ किसी अच्छे से अच्छे आला डॉक्टर, आला सर्जन, आला इंजीनियर की कोई कमी नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे इस तरह आला तालीम याफ्ता लोग, लेकिन उनकी भी अगर बाहर तक रसाई सिर्फ एक चंद मखसूस तबके के लिए है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा फोकस्ड अगर हम रहे आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे जी, तो बात यह है कि ये जो बाहर हमारे लोग, अगर इस तरह के लोग होंगे बाहर ज़्यादा तादाद में, जो कि ज़्यादा तालीम याफ्ता होंगे, तो वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भी ज़्यादा भेजेंगे। तो पाकिस्तान में रेमिटेंस बढ़नी चाहिए। अभी इस साल जो पाकिस्तान की रेमिटेंस है वो तकरीबन 18 अरब या 19 अरब डॉलर के लगभग होगी, जो कि पिछले साल से कोई 4-5% ज़्यादा होगी। लेकिन अब इसमें कमी आने का एहतमाल है। अच्छा, अगले सालों में। क्या रीज़न होगा इसका? कि जो हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पाकिस्तानी बहुत तादाद में हैं, उनकी अपनी इकॉनमी उतनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही और उन्होंने वहाँ पर रेमिटेंसेस पे टैक्स वगैरह भी लगा दिए हैं। अच्छा, और उसकी वजह से कुछ उसमें कमी आने का एहतमाल है। तो हमें असल में हमारा जो बजट खसारा है वो सारा फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तानी भेजते हैं उनसे ही पूरा हो रहा है। तो बजट का खसारा, ठीक है जी, हम नेगेटिव में हैं। नेगेटिव में, तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बेहतर अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करें और इस आमदनी को भी, अगर आज 18-19 अरब डॉलर है तो इसको 30-40 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर तक लेके जाएं। मतलब ये है कि पाकिस्तान को अपनी इनकम का कोई भी पहलू नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, इसी को आगे ज़रा बढ़ाते हम ये बात करें कि आप ये फोर्सी कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्तों में होम रेमिटेंस पर टैक्स लग जाएगा। लग गया है। तो जब लग गया है तो फिर इसका मतलब है होम रेमिटेंस आप आगे आने वाले वक्तों में फोर्सी कर रहे हैं कि ये कम होगा। तो हमारा प्लानिंग कमीशन और हमारे वजारत ख़जाना को इस बात का इल्म है, तो इसके तदारुक के लिए कोई ऐसे मेजर्स जो वो अभी से ले रहे हैं, क्या कोई इस तरह की चीज़ है? मेरे इल्म में नहीं है इस तरह की कोई चीज़, लेकिन यकीनन वो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे और उन्हें काम करना चाहिए कि पाकिस्तान से बेहतर क्वालिटी की मैन पावर हम बाहर एक्सपोर्ट करें और उसके नतीजे में बेहतर ज़र मुबादला हम इस तरीके से हासिल करें। और इसकी एक और सिग्निफिकेंस भी है कि पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं जी, वो इस साल तकरीबन को 21 अरब डॉलर की हुई हैं। 24 अरब डॉलर से वो 3 अरब डॉलर कम हो गई हैं जी, तो 21 अरब डॉलर की हुई हैं। अब 21 अरब डॉलर की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें तकरीबन 18-19 अरब डॉलर की तो हमारा उसमें रॉ मटेरियल भी है ना, उस रॉ मटेरियल को हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाहर उसको जो वैल्यू ऐड करके भेजते हैं, तो वो 17-18-19 अरब डॉलर का तो हमारा उसमें रॉ मटेरियल है और हमारे नेट उसमें जो गेन या प्रॉफिट होगा 2-3 अरब डॉलर होगा 21 अरब डॉलर में, ठीक है। वेयर एज के जो पाकिस्तानी वहाँ से 18-19 अरब डॉलर आपको भेज रहे हैं उसमें कोई इस तरह का रॉ मटेरियल नहीं है, वो आपका नेट गेन है, ठीक है जी। तो आपकी आल अलोन जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके मुकाबले में ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंसेस कर रहे हैं ये कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है और ये आपकी इस बात को और तकवीत देती है कि हमें कोई एवेन्यू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सर, आप तो पाकिस्तान बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल फोरम के प्रेसिडेंट हैं, बल्कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं आप। तो मेरा ताल्लुक़ चूँकि तदरीस के शोबे से है और मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग है, तो मैं खुद गर्ज होकर अपने सब्जेक्ट पर सोचता हूँ कि देखिए ना, पाकिस्तान के हर शोबे को मेरी सोच वहाँ तक रसाई नहीं है, मेरी मालूमात वहाँ तक नहीं है कि तिब के शोबे में किस तरह आगे किया जाए और ट्रांसपोर्ट के शोबे में किस तरह आगे किया जाए। लेकिन बीइंग इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोफेशनल, मेरी ये सोच है कि पाकिस्तान को किस तरह से हम इंटरनेशनली मार्केट कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट करने में हमारे पास तकरीबन सारे रिसोर्सेज को अगर हम इस्तेमाल करें, जिसमें एक सबसे बड़ा हमारे पास मार्केटेबल प्रोडक्ट जो है वो ये है कि पाकिस्तान का फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पाकिस्तान के फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारा गवादर सी पोर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर कैरियर को ये डॉक कर सकता है, 5000 कंटेनर के शिप को कर सकता है। ये डीपेस्ट सी पोर्ट है, तो डीपेस्ट सी पोर्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है ये, और ये कुदरत का इनाम है। ये तो हम लोग तो इस काबिल नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की, आपके बुजुर्गों की कुछ नेकियां थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इतने इनामात से नवाजा है। तो इसको देखें, खुदा ताला ने आपको चीज़ दे दी, उसको तराश के इस्तेमाल करना आपका काम है, ठीक है ना। गेहूँ आप उठा कर नहीं खा लेते, गेहूँ पिसता है, आटा बनता है, आटा गूंदा जाता है, उसकी रोटी पकती है, तो फिर रोटी आपको खानी है। तो गेहूँ से रोटी तक काम इंसान को करना है। सही बात। अल्लाह ताला ने बुनियादी चीज़ दे दी, अल्लाह ताला ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे दिया। अब ये इसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वजारत ख़ारजा का, जिसमें हो जाता है कि डू यू थिंक कि हम फॉरेन पॉलिसी में इतने कामयाब हो गए हैं कि हमने गवादर को और सी पैक का ये काम कर लिया,
अब इधर से हमारे पड़ोस से उठ के हमें टाप कर आगे चले गए और चाबहार की पोर्ट बनाकर और उसको आगे मार्केट करने पर आगे हैं वो, तो इससे डेंट नहीं पड़ेगा हमें? देखें, बात यह है कि दुनिया जो है एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ठीक है, और दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है, और हर मुल्क अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके, जैसे हम अपने कारोबार में यहाँ भी देख लीजिए, लोकल कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ और कॉम्पीट करके अपना रास्ता निकालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जाहिर है कि इंडिया को भी अपना हक हासिल है, पाकिस्तान को भी अपना हक हासिल है। अब पाकिस्तान ने जो अपने लिए राह मुतय्यन की है जी, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी सस्टेनेबल राह है, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो ये सी पैक के ज़रिए चाइना के साथ मिलके, को चाइना एक ट्रस्टेड फ्रेंड है, ठीक जी, और उसके कोई इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटिव्स भी नहीं है चाइना के कि वो आपके ऊपर सौदागरी शुरू कर दे, नहीं है, ठीक है। तो अब बात यह है कि चाइना के साथ आपकी ये जो भी चलेगी डील, वो इतनी अच्छी होगी और इतनी बेहतर परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह, और ये एक आपके लिए कैटलिस्ट का काम करेगी, बिल्कुल। और उसके नतीजे में जो दूसरे इन्वेस्टर देखिए, पाकिस्तान के साथ एक स्टिग्मा ये बहरहाल दहशतगर्दी का है, ठीक। अब उसकी वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ उस तरह खुल के, ममालिक दूसरे जो हैं पाकिस्तान के साथ उस तरह खुल के काम नहीं करते या नहीं करना चाहते कि यहाँ दहशतगर्दी की वजह से कल को क्या होगा, यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये अगर इस तरह ना रहा, सस्टेनेबिलिटी ना रही तो फिर क्या होगा, कंसिस्टेंसी ना हुई तो क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम ख़राब हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो दुनिया के जहनों में हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। उन सब का एक ही जवाब है, और उन सब का जवाब जो है वो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा दिया है सी पैक के ज़रिए, ठीक जी। अब पाकिस्तान में सी पैक चलेगा इंशाल्लाह, उसके नतीजे में ग्वादर पोर्ट यूज़ होगी, उसके नतीजे में खुशहाली आएगी, उसके नतीजे में मोटरवेज का जाल बिछेगा, उसके नतीजे में इक्तिसादी जोन जो हैं वो बनेंगे, उसके नतीजे में लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसकी तो एक बड़ी तवील चेन है और बहुत सारे तकरीबन 100 अरब डॉलर का तो आपको राहदारी का रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान में आना शुरू होंगी, जो पाकिस्तान के लिए ये सारी चीज़ें अजनबी हैं अभी तक, ठीक है सर। ये चीज़ें पोर्ट हमारा है ना, ये सी पैक तो चलें चाइना का है, लेकिन हमारे पास अफ़गानिस्तान, हमारे पास ये तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं हमारे पास। तो ये 12-14 ममालिक की जो हमारे पास राहदारी है, तो ये 100 अरब, इससे भी हमारे पास कहीं ज़्यादा राहदारी की सूरत में हमें मिल सकती है। हाँ, तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में ये चीज़ जो है अब आना शुरू हुई है, जो हमारे लिए अजनबी थी, ठीक है। लेकिन सर आप एक बात ये बताइए, जो हमारे लिए शजरे ममनुआ थी, बिल्कुल ये चीज़ अब देखें, हम वो मुल्क हैं कि जिसकी ट्रैवल एडवाइजरी जारी होती है कि जी पाकिस्तान में मत जाइएगा, कराची में मत जाइएगा, ठीक है। अब उस ट्रैवल एडवाइजरी के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान में बाहर से ताजिर नहीं आते, पाकिस्तान में बाहर से सफारतकार आने से डरते हैं, उनकी इंश्योरेंस डबल हो जाती है, ठीक है। इसी पर मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा और आपका फोकस है कमर्शियलिज्म। हम लोग तिजारत की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, और हम दूसरे शोबे में हमारी महारत नहीं है। लेकिन वो शोबे जो हमारे नहीं हैं, लेकिन जिसकी वजह से हम मुतासिर होते हैं, अब ईरान के साथ अगर इंडिया का गठजोड़ हो रहा है और वहाँ पे चाबहार पोर्ट बनकर उसको वो मार्केट करना चाहते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, तो इस फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी से हमारी तिजारती इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ख्याल में? कि देखें, ईरान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था, अफ़गानिस्तान हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है, राइट। अब कहाँ गई वो बरादरी, कहाँ गए वो सबसे पहला तस्लीम करने वाला मुल्क, और हमारे मुकाबले में वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। तो कमर्शियल वाइबिलिटी इंटरनेशनल, देखिए आपने जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि ग्लोबल विलेज हो गया है, अब बिल्कुल ग्लोबल विलेज हो गया है। तो ग्लोबल विलेज में जो दूसरे पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ हैं, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये ज़्यादा फीजिबल है। देखिए, चाबहार में जो इंडिया गालबन को 12-15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ठीक है, तो क्या पाकिस्तान वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये कर सकता था 12-15 अरब डॉलर की? नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन वहाँ करने की जरूरत क्या है कि गवादर तो पहले है, आप गवादर यहाँ पे है, चाबहार यहाँ पर है, वो यहाँ से इंटरनेशनल जब अरेबियन सी से जब जहाज आ रहा है तो उसको गवादर डीपेस्ट सी पोर्ट चाहिए, और गवादर को छोड़कर शैलो पोर्ट में जाए और आगे, तो फिर देखें ना, उनके लिए तो फिजिबल नहीं रहेगा तो ना। मार्केट मैकेनिज्म जो है, मार्केट मैकेनिज्म के नाते ये देखना है कि जी कौन सी चीज़ किसके लिए कितनी बेहतर है, ठीक है ना, और कितनी बेनिफिशियल है। तो अगर जिसको ये सूट करेगी हमारी बंदरगाह गवादर की,
वो यहाँ आएगा, जी। जिसको चाबहार सूट करेगी वो वहाँ जाएगा। और दुनिया का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो इतना बढ़ रहा है कि वो एक ग्वादर सी पोर्ट उसको पूरा नहीं कर सकती, एक चाबहार उसको पूरा नहीं कर सकती। तो लिहाजा अगर ईरान ने भी अपने मुल्क के लिए इक्तिसादी मनसूबाबंदी करनी है और बेहतरी सोचनी है, तो वो अगर अपने यहाँ उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो हम उसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि अगर एक इस्लामी मुल्क हमारा जो है बिरादर मुल्क अगर बेहतर हो रहा है, अगर स्ट्रांग हो रहा है, तो कल को हमारे ही मसल्स बढ़ेंगे। हम उसको अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं? नहीं, दुश्मन हम नहीं समझ रहे। अच्छा, दुश्मन हम तब समझेंगे जब हमारे आगे चल के कोई इंडिया के साथ या किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई लड़ने के प्रोग्राम्स हों। ठीक, हमारे तो लड़ने की भी नहीं है प्रोग्राम। तो जब हमारे कोई ऐसे प्रोग्राम्स ही नहीं है किसी के साथ लड़ाई झगड़े के, और हमने अपने लिए एक अच्छा रास्ता मुंतखब करना है, पुरअमन रास्ता, ठीक, जो कि इकोनॉमिक रास्ता होगा, तो हम अपने मसल्स बिल्ड करेंगे, दूसरे अपने इकोनॉमिक मसल्स बिल्ड करेंगे। और हर कोई अपने जब इकोनॉमिक मसल्स बिल्ड करेगा तो ये दुनिया अमन का गहवारा बनेगी। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज अफगानिस्तान में जो लोग हथियार लेके खड़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी जब आप इक्तिसादी सम्राट पहुँचाएंगे तो उनकी भी आने वाली जनरेशन जो है उनका भी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा। एग्जैक्टली। तो फिर लोग जो हैं जब वो देखते हैं कि यार मैंने बंदूक पकड़ी हुई है और मैं अनपढ़ हूँ और ये आदमी MBA है और ये ब्रीफ केस लेके और कंप्यूटर लेके और अपना काम कर रहा है, तो फिर लोगों में एक अट्रैक्शन पैदा होती है, लोगों में फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो ये जब इक्तिसादी सम्राट लोगों तक पहुँचते हैं तो फिर लोगों के ज़हन से लड़ाई जंगो जदल और ये एक दूसरे से लड़ाई, ये सारी चीज़ें फिर निकल जाती हैं। तो हमें वो तहजीब याफ्ता कौम बनना है, और उस तहजीब याफ्ता कौम बनने के लिए हमारे इक्तिसादी मनसूबे जो हैं, जो भी सियासी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की, हमें चाहिए कि हम एक जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पार्टियों ने किया था, हमें ये चाहिए कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और सारी पार्टियों को भी शामिल करें, और इस तरीके से एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक का भी हम वजूद में लाएं, और सारी पार्टियां मिलके वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बनाए मुल्क के लिए। तो ये मुल्क जो है मैं समझता हूँ ये जन्नत है, जन्नत, और ये जन्नत बन के दिखाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं ये सोचता था कि शायद हम अपनी आंखों से ये सम्राट नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि अगर आज ये काम हम कर लें तो ये सम्राट हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। ठीक है जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, बात आपकी जारी है और कुछ अभी और बाकी बातें करनी है। वक्त हुआ है कुछ मुख्तसर से ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद हम जारी रखते हैं मियां जाहिद हुसैन साहब से गुफ्तगू। नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस में दोबारा खुश आमदेद। आज हमारे साथ आपसे बात हो चुकी है, मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और इनकी बातें तो ऐसी हैं कि इनकी पर बातें करते हुए हम 4 प्रोग्राम और कर लें तब भी हमें तशनीकी बाकी रहेगी। तो जाहिद साहब, मैं कुछ अपनी मालूमात में इजाफ़ा चाहूँगा आपसे कि एक तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारी मौजूदा बरामदी सूरत हाल और इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट, ये इस पर मैं बात करूँगा। और इससे पहले मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम और आप पहले पाकिस्तानी हैं, तो वो तो अलग बात है कि आप कहीं और के रहने वाले हैं, मैं कहीं और का रहने वाला हूँ, आपकी रिहाइश किसी और महल्ले में है, मेरी कहीं और है, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी, राइट। तो कारोबारी तबके में ख़ास तौर पर ये बात बार बार जिक्र की जाती है, और ख़ास तौर पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी इसी शहर का बासी हूँ कि हम इतने % रेवेन्यू देते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे साथ का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए हम एज़ पाकिस्तानी, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तान की बरामदात, अगर मैं वो वाला फिगर लूँ नॉट अपडेटेड, $24 बिलियन की, तो अब आप कैलकुलेटर लेकर सामने बैठ जाइए कि आउट ऑफ $24 बिलियन तो 60% कंट्रीब्यूशन हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का है। तो $24 बिलियन का 60% मीन्स $14 बिलियन। $14 बिलियन जो है वो टेक्सटाइल इंक्लूडिंग वैल्यू एडिशन वाले रेडीमेड गारमेंट, ये सारे, तो ये टेक्सटाइल का है, यानी 14 बिलियन, आधे से ज़्यादा 60%, ठीक है ना। तो अब टेक्सटाइल इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसकी एपेक्स बॉडी कौन सी है, इसकी ट्रेड एसोसिएशन कौन सी है? ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, ठीक है ना। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कराची में है, और आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इसके मेंबर्स की लिस्ट देखिए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मेंबर्स की जितनी तादाद है, इनके 2 जोन हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ जोन को कहते हैं पंजाब KPK जोन, साउथ को कहते हैं सिंध बलोचिस्तान जोन।
तो इनमें सारे मेंबर्स की तादाद देखिए तो 79 to 80% नॉर्थ जोन के मेंबर्स हैं, यानी पंजाब केपी के, और 21% मेंबर्स जो हैं वो सिंध बलूचिस्तान जोन के हैं, राइट। और 21% और 79% का रेशो है। तो आउट ऑफ दैट 79% जो नॉर्थ जोन से ताल्लुक़ रखते हैं, उस 79% में 80% फैसलाबाद में है। तो उस 79% का 80% फैसलाबाद में, तो फैसलाबाद तो टेक्सटाइल का हेडक्वार्टर है, मैनचेस्टर का आ जाता है, बिल्कुल, तो वो उसका हेडक्वार्टर है और दुनिया भर में पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स मानी जाती है, एक मुस्तनद क्वालिटी मानी जाती है, तभी तो लोग रिपीट ऑर्डर्स देते हैं, राइट। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास कुछ, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा, किसी शख्सियत का नाम नहीं ले रहा, हम हर बात पे ये कहते हैं कि कराची इतना रेवेन्यू देता है, कराची इतना रेवेन्यू देता है। तो सर बिल्कुल देता है कराची रेवेन्यू। देखिए, बीइंग कमर्शियल हब, दुनिया के बेशतर ममालिक में कमर्शियल हब कोई और होता है, फेडरल कैपिटल कोई और होता है, ठीक है ना। वाशिंगटन अमेरिका का कैपिटल है, कमर्शियल हब नहीं है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का कैपिटल हब है, कैपिटल नहीं है। इसी तरह से पोर्ट सिटी जो होती है ना, पोर्ट जो होता है वो वफाक की मिल्कियत होता है। अब आप देखें ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की गाड़ियाँ होती हैं जीएस नंबर प्लेट की, हाई कोर्ट की गाड़ियाँ होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी गाड़ी होती है जीपी नंबर प्लेट की, केपीटी की गाड़ी पे जीपी का नंबर प्लेट होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत है केपीटी, वो कराची की मिल्कियत नहीं है, वो वफाक की मिल्कियत है पोर्ट होने के नाते। इसलिए कि पोर्ट हमने बनाया कोई, वो तो कुदरत ने हमें दिया है ना, तो वो है। तो अगर फैसलाबाद 80% ऑफ दैट अगर वो टेक्सटाइल बनाता है, तो वो 80% जो है ना पूरे पाकिस्तान की बरामदात का 50% होता है। तो आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ $24 बिलियन, $12 बिलियन तो फैसलाबाद का टेक्सटाइल देता है सिर्फ। अब आप बताएं कि क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ आपसे? डॉक्टर साहब, आपने जो फैक्ट्स बताए हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं, और ये फैक्ट भी अपनी जगह दुरुस्त है कि कराची पाकिस्तान का कुछ 67% रेवेन्यू देता है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल है। अब बात क्या है? बात यह है कि जब आपके यहाँ चादर छोटी होती है तो लोग जब उसको खींच के कभी पाँव पे डालते हैं, कभी सर पे डालते हैं, सर पे डालते हैं तो पाँव नंगा, पाँव पे डालते हैं तो सर नंगा। तो बात यह है कि जब आपके पास फिजिकल स्पेस कम होती है, जब आपके पास पैसे कम होते हैं, तो फिर इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, ठीक है, कि लोग कहते हैं कि जी हम तो ज़्यादा कमा के दे रहे हैं, हमें पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट ऑफ अ मैटर इज़ कि ये चूँकि पोर्ट है, अगर $40 अरब की हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक, तो वो यूज तो पूरे मुल्क में हो रही होती है ना, मगर उसकी कस्टम ड्यूटी यहाँ कलेक्ट हो रही होती है, उसका सेल्स टैक्स यहाँ कलेक्ट हो रहा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने मेरी बात का जवाब दे दिया जैसे। तो वो, लेकिन फिर दूसरा आर्गूमेंट सामने ये आता है कि भाई आप अगर 67% रेवेन्यू देते हैं तो यूज तो हम कर रहे हैं और रेवेन्यू पे हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर हम हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स की ले लें कि एक्सपोर्ट्स जो हैं अगर हमारी अब $21 अरब की हैं, तो उस $21 अरब में जो है वो कराची में प्रोड्यूस कितना होता है, ठीक है, कराची में उसमें 20% प्रोड्यूस होता है, 80% तो बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारी गलत मुबहस है, इससे कुछ लेने देने का है नहीं। असल बात यह है कि कराची में जो मिजरीज हैं, ठीक है, कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक, यहाँ पे 10, 12, 15 आदमी रोजाना टारगेट किलिंग में शहीद हो रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई थी, और यहाँ पे सिविक एम्यूनिटीज़ ना होने के बराबर थी, ठीक। ये सारा बैकड्रॉप जो था उसमें इस तरह की बातें आती हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे जितना डेवलपमेंट है, जितने यानी पानी है, मिसाल के तौर पे K4 का प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसे दरकार हैं, ठीक है, अब उसमें पैसे नहीं है। अब 2.2 अरब रुपया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, पिछले महीने उसकी इनॉग्रेशन भी हुई, और 2 साल में कहते हैं कि जी 26 करोड़ पानी उसकी वजह से हमारे सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। तो कराचीआइट्स को पानी नहीं मिल रहा, ठीक, तो वो अगर पानी नहीं मिल रहा, पानी के किनारे हैं, तो पानी के किनारे बैठ के और पानी नहीं मिल रहा, तो जब वो कहते हैं जी हम 67% देते हैं, कल को कुछ और भी कहेंगे, ठीक है ना। तो वो सारा एक आर्गूमेंट के तौर पे अपनी बात में वजन डालने के लिए बात होती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप 67% हमें दे दीजिए, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि हम इतने पैसे दे रहे हैं भाई, हमें पानी तो दे दो, हमें कम से कम शेयर ड्यू दे दो, हमें पानी तो दे दो, हमें सड़क तो दे दो, हमें लॉ एंड ऑर्डर तो दे दो, हमें, मतलब ये चीज़ें मांगने का जो उनका ड्यू राइट है, ये एक उसका तरीक़ाकार है, उसको सिर्फ आर्गूमेंट है और कुछ नहीं है। तो लिहाजा हमें उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन
आपकी ग्वादर पोर्ट जब ऑपरेशनल हो जाएगी तो यही 67% जो है वो फिर उधर चला जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा रेवेन्यू का शेयर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन हमारा शेयर कम होने का मतलब ये नहीं होगा, पाकिस्तान का तो है ना, लेकिन शेयर कम होने का मतलब ये नहीं होगा कि हमें फिर सड़क नहीं चाहिए होगी, या फिर हमें अंडर पास नहीं और फ्लाईओवर नहीं चाहिए होंगे, या हमें सहूलतें नहीं दरकार होंगी, वो हमें दरकार होंगी। तो बात यह है कि वो तो सिर्फ आर्गूमेंट से ये बात की जाती है। जैसे अब आपकी शख्सियत से ये सवाल अगर मैं ना पूछूं तो शायद मैं ये प्रोग्राम के साथ इंसाफ ना कर पाऊं कि एक जो आपने तंजीम बनाई है, इदारा बनाया, बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल फोरम, तो ये लफ्ज़ जो इसमें इंटेलेक्चुअल आ रहा है ना, तो ये बड़े गहरे मायने रखता है। और ये इससे मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कारोबारी दुनिया बल्कि इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिशियंस को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें आज का पाकिस्तान तो देखना है, लेकिन हमें आने वाले कल परसों और 10 साल 20 साल बाद का पाकिस्तान भी देखना है। तो हम आज के दौर की फैसिलिटीज़ को देखते हुए जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो पिछले दिनों जैसे अब हमारी बरामदात में कमी वाक़ई हुई, जो भी रीज़न हो, इंटरनेशनल रेसिशन कह लें, जो कुछ भी कह लें, सब अपनी जगह, लेकिन हमें ये सोचना है कि आज इतनी पे हमारा गुजारा नहीं है। एक तो इतनी जो गिरी है इसका रीज़न और इसका बढ़ाने का रीज़न, देखिए इसके बढ़ाने के रीज़न, बीइंग इंटरनेशनल मार्केटिंग एकेडमिक पर्सन, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो मैं भी शेयर करना चाहूँगा, लेकिन आप अमली तौर पर इससे वाबस्ता हैं। तो बीइंग इंटेलेक्चुअल, नॉट एज कारोबारी आदमी, बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, आप क्या देखते हैं कि ये इसकी वजह क्या है और इन वजूहात को तदारुक कैसे कर सकते हैं? देखिए अतर साहब, बात यह है कि नंबर 1 तो मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है। और ये जो हमने ये फोरम बनाया है पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम, इसका बुनियादी मकसद यह है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो इंटेलेक्चुअल्स को साथ ना मिलाए, ठीक है। बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी का दिमाग होते हैं, ठीक है, और वो असल मसल्स होते हैं किसी भी सोसाइटी का, ठीक है। जब ये आपने थोड़ी देर पहले ब्रेन ड्रेन की बात की थी, तो ब्रेन होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि हम अगर पाकिस्तान का जो इक्तिसादी तबका है यानी बिजनेसमैन जो है, ठीक है, उसको हम ताजर और सौदागर कहा जाता है उर्फ़ आम में, ठीक है, तो उनके साथ जब तक आप विजनरीज को साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स को नहीं लगाएंगे, ब्रेन को साथ नहीं लगाएंगे, जो नहीं हो रहा आजकल, जो उस तबके की इमेज बिल्डिंग करे, ठीक, जो उस तबके की यानी कारोबारी तबके की ज़रूरियात और मसाइल को अपनी दानश्वरी से उजागर ना करे, ठीक है। तो जब तक आप अगर इंटेलेक्चुअल हैं, आप अगर पढ़ाते हैं और आप लोगों को ट्रेंड करते हैं, तो आप जब तक बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को नहीं समझेंगे, बिल्कुल सर, और यही उनको पॉइंट है, प्रमोट नहीं करेंगे और उनको पोर्ट्रे नहीं करेंगे, और अगर आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो हमें सौदागर समझते रहेंगे, तो हमारे जो इश्यूज हैं वो इश्यूज रहेंगे, वो कभी हल नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स की सपोर्ट मिले। यहीं पर मैं बता दूं कि आपने ये बड़ा सही लफ्ज़ कहा कि हम आपको ये समझते रहेंगे तो इश्यूज हल नहीं होंगे। इसके साथ ये भी है कि जब तक ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अमली तौर पर प्रैक्टिकली काम करने वाले लोग गाइड ना करें एकेडमिशियंस को कि ये करंट इश्यूज हैं, हम तो वही किताब पढ़ाएंगे जो आज से 10 साल पहले लिखी हुई है, उसी को हम रिपीट करते रहेंगे। बाहर यूनिवर्सिटीज़ में उनका जो इंटेलेक्चुअल होता है वो रिसर्च का काम कर रहा होता है, ठीक, उनको लाखों डॉलर तनख्वाह दी जाती है, ठीक, और वो मिसाल के तौर पे सरे यूनिवर्सिटी ने ये ट्रीट ब्लेड की जो आज आप शक्ल देख रहे हैं, कॉन्टोर जो है, ये सरे यूनिवर्सिटी के लोगों ने उनको इन्वेंट करके दिया और उसकी उन्होंने लाखों डॉलर उनको फीस दी। और वो ये था कि जी आपका जो ब्लेड है इंसानी बियर्ड के साथ वो किस तरीके से ट्रैवल करे, कॉन्टोर करे कि वो आपकी शेव आसान हो जाए। तो बात यह है कि जब तक आप इंटेलेक्चुअल्स को, इंटेलिजेंसिया को जब तक आप बिज़नेस के साथ नहीं मिलाएंगे, क्लब नहीं करेंगे, उस वक्त ना तो आपकी R&D होगी, ना आपकी डेवलपमेंट होगी, ना आपकी वैल्यू एडिशन होगी, ना आपकी गुर्बत दूर होगी। तो बात यह है कि इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूरत है कि वो साथ में इंटेलेक्चुअल्स को मिलाए जो कि हमारे मसाइल को उजागर करें। जब हमारे मसाइल को उजागर करेंगे तो हमारे मसाइल और हमारे प्रॉब्लम जो है सोसाइटी ओन करेगी, तो फिर उस तरह के लॉज और उस तरह की पॉलिसियाँ बनेंगी, उस तरह के सिस्टम बनेंगे कि जिससे हम और हमारा अवाम और हमारी इंटेलिजेंसिया जो है मिल के जब हम काम करेंगे
तो हमारी ये जो मंजर है वो फरोग बरामदात के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम हमें लेने चाहिए? देखिए, फरोग बरामदात का जहाँ तक ताल्लुक है, ये पाकिस्तान का बड़ा क्रॉनिक इशू है, ठीक है। और पहले हमारे यहाँ EPB थी, EPB से पहले भी कोई और इदारा था, फिर EPB बनी, फिर EPB फेल हो गई, तो थोड़ी बहुत बेहतर हुआ, तारिक इकराम साहब के दौर में अच्छा काम हुआ। तो उसके बाद EPB के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि अब इसको और ज़्यादा रिफॉर्म किया जाए, तो फिर अब TDAP वजूद में आ गई, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब TDAP आखिर कोई वजह तो होगी कि आपने उसको EPB को अबंडन किया। सर वो ये था कि सन 2008 में ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ख़त्म हुआ, और उस वक्त ये सोचकर ख़त्म हुआ, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ का विजन था कि पाकिस्तान की कितनी मार्केटेबल प्रोडक्ट हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा एक मार्केटेबल प्रोडक्ट पाकिस्तान का टूरिज़्म भी है, जिसमें टूरिज़्म के महकमे में मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो विजन उस वक्त ये था कि मार्केटिंग को भी इसमें जम किया जाए और इसका नाम नए इदारे का रखा जाए पेटमा, PETMA, पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड टूरिज़्म मार्केटिंग अथॉरिटी। तो उसमें कुछ एक तबके की तरफ से शोर हुआ कि ये अलग वजारत है और ये अलग वजारत है, तो इसमें लेजिस्लेशन चाहिए। तो वक्ती तौर पर इसको बनाया गया था कि जब ये TDAP वजूद में आया था, उस वक्त ये वक्ती तौर पर ये नाम रखा गया था कि TDAP, इसको अल्टीमेटली बनना है पेटमा, पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड टूरिज़्म मार्केटिंग अथॉरिटी, और वो टूरिज्म की मार्केटिंग इसमें जम कर देंगे। ये अखबार की कटिंग्स आज भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये बना था पाकिस्तान की मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन इसमें पूरा नहीं हुआ। मैं गुजारिश करूं, देखें, मैं कह ये रहा था कि EPB को आपने अबंडन किया, ज़ाहिर है कुछ रीजंस होंगी, ठीक है। TDAP बनी, उसकी कुछ रीजंस होंगी, ठीक है। अब TDAP बनने के बाद आप ये देखिए कि हमारे जो मौजूदा CEO हैं वो अक्सर व बेशतर ये फरमाते हैं कि जनाब ये TDAP में उनके आने से पहले करप्शन थी, और उसमें 2 वज़राए आज़म जो हैं करप्शन के केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, 2 या 3 CEO पुराने जो हैं वो जेल में हैं या उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और ये कि FIA ने को 30-32 करोड़ रुपए का जो है करप्टेड मनी में से पैसे जो हैं वो रिकवर करके जमा कराए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इदारे में करप्शन थी, ठीक है। अब अल्लाह करे कि अब ना हो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने ख़त्म कर दी हो, लेकिन इसका मतलब है कि करप्शन थी, ठीक। अच्छा, अब इसका ये भी मतलब है कि वो उसका जो असल काम था वो काम TDAP नहीं कर रहा था, करप्शन कर रहा था, ठीक है। अगर इनके बयानात को हम दुरुस्त मान लें तो ठीक है। फिर इसका मतलब ये भी है कि आपकी अब जो अमरे वाक़या है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 24 अरब से 21 अरब डॉलर पे आ गई। तो अमरे वाक़या ये है कि ठीक है, आपके दौर में करप्शन नहीं हुई होगी, अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको, आपकी बात है, हम कहते हैं ठीक होगी। तो अब बात यह है कि करप्शन हुई और अब आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, तो इसका मतलब यह है कि ये इदारा भी जो इसके मकासद थे उनको हासिल करने में नाकाम रहा है, ठीक है। तो यानी आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ी और आपके यहाँ करप्शन भी हुई, ठीक है, चाहे किसी ने भी की हो। तो ये इदारा जो है, इसका मतलब है कि ये नहीं काम कर सकता, अहदाफ हासिल नहीं कर सका, मतलब आपने मोहर लगा दी हमारे मौजूदा CEO साहब ने कि ये इदारा भी फेल है, ठीक है। अब करें क्या? पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक, पोटेंशियल तो इतना पोटेंशियल है। अच्छा, अब जबकि मिनिस्ट्री आपकी अपनी मिनिस्ट्री ने 35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का हदफ रखा है, ज़ाहिर आपसे पूछ के रखा होगा, ठीक है। अब 35 अरब डॉलर आपने एक्सपोर्ट करनी है 2 सालों में, एक ये वाला साल यानी ये 16-17 और एक 17-18, ठीक। तो आपने 2 सालों में 35 अरब डॉलर तक पहुंचानी है, 21 अरब को 35 पे लेके जाना है, ठीक है। तो 14 अरब डॉलर आपने ऑलमोस्ट डबल समझ लें, आपने इसको एक्सपोर्ट करनी है, ठीक। जब वेयर एज के आपका जो पोटेंशियल है, जो मैं कह रहा हूँ कि 100 अरब डॉलर का है। तो अब बात यह है कि ये कैसे होगा? क्या इस इदारे के ज़रिए मुमकिन होगा कि जो करप्शन की दलदल में धंसा हुआ था, ठीक, और जो आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको 220 अरब रुपए के रिफंड्स नहीं दिलवा सका, और जो आपको बिजली या पानी या गैस जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी वो नहीं दिलवा सका, ठीक, और ये कि जो आपकी एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर, चाहे वो इंटरनेशनल कसाद बाजारी की हो या जो भी रीज़न हो, वो एक्सपोर्ट आपकी कम हुई, और आपके कम होने का मतलब यह है कि आपकी किटी में 3 अरब डॉलर कम आए, और 3 अरब डॉलर कम आने का मतलब यह है कि 300-350 अरब रुपए के टैक्स गवर्नमेंट को मज़ीद लगाने पड़े। तो ये सारे अमरे वाक़या हैं। अच्छा, अब इसका मैं किसी को एक्यूज़ नहीं कर रहा और ना किसी की इंटेग्रिटी के ऊपर मैं डाउट कर रहा हूँ, मैं बात एक सिस्टम की कर रहा हूँ कि सिस्टम जो है ये हमें रिज़ल्ट देने से कासिर है, ठीक है। अब करें क्या? अब मेरी एक प्रपोज़ल है और हमारे इदारे की एक प्रपोज़ल है, और वो प्रपोज़ल ये है
कि आप पाकिस्तान में जो 10 मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, आप हर सेक्टर की एक अलग प्राइवेट सेक्टर में कंपनी बना दीजिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंगो एक्सपोर्ट्स हमारी जो है, मैंगो की एक कंपनी बना दीजिए, राइस एक्सपोर्ट्स की एक कंपनी बना दीजिए प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरीके से आप गारमेंट्स की बना दीजिए। हॉर्टिकल्चर सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, अब वो एसोसिएशंस जो हैं वो और ये कंपनी ये मिलके बॉन्डिंग के साथ काम करेंगी, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करेगी? एसोसिएशन तो सिर्फ रिकमेंड कर सकती है ना कोई चीज़, ये कंपनी क्या करेगी? कंपनी का एग्जीक्यूशन करेगी। अब कंपनी के पास फंड्स क्या आएंगे? देखें, असल बात ये है वो करेगी कैसे। बात यह है कि आज जो आपके पास फंड होता है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जी, वो आप देते हैं लोगों को एग्जीबिशंस के लिए, और वो जो एग्जीबिशन के लिए आप पैसे देते हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मुझे आज आपने पैसे दिए जी आप बाहर चले जाइए, वो पैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ या नहीं, मैंने कितनी एक्सपोर्ट की कोई पता नहीं। वो पैसे आप इन कंपनियों को दीजिए कि आप इंटरनेशनल ब्रांड एक्वायर कीजिए, आप इंटरनेशनल। सब आपकी बातें तो इतनी है कि हम जैसे लोगों को तो अभी और बहुत सीखना है, और आपसे एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है। तशरीह मैं 4 कर लूँगा तब भी रहेगी, लिहाजा बहरहाल वक्त की मजबूरी एक होती है कि हमें प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है हमारे। इंशाल्लाह आपसे अगली नशिस्त में और हमसे हासिल गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ आज मौजूद थे मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, और इन्होंने साबित कर दिया कि ये एक इंटेलेक्चुअल तो हैं, कारोबारी तो हैं वो एक अपनी जगह, लेकिन इंटेलेक्चुअल ज़रूर हैं। और अल्लाह ताला इनकी सोच में बरकत दे और अमली तौर पर और आगे बढ़ाने की कोशिश करे, और अल्लाह ताला के इनके ज़िम्मे जो काम लगाया है और वो इनको तौफीक भी अता फरमाए कि ये अपने काम को, अपने विजन को एग्जीक्यूट कर सके। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।